कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। लेकिन अब ये सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर इस्लामी ममालिक से या जीसीसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर क्यों नहीं कर सका। वो कौन सी गलती पाकिस्तान कर रहा था और कर रहा है जिसका भरपूर फायदा भारत अभी तक उठा रहा है। 75 कंट्रीज में पाकिस्तान आ गया, इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ, तो इंडिया नहीं आया ना, तकलीफ इस वजह से भी है। तो बड़ा आलम इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। दुबई के अंदर जो वीजाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। फौरी तौर पर जो इमिग्रेशन वीजाज हैं उनका प्रोसेस रोक दिया गया है, ना अप्रूव होंगे ना इशू होंगे, जिसके सबब बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? इसकी वजह एक तो ये उन्होंने बताई है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी। भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। भारत की तरफ से किस तरह से तवील अलमुद्दती पॉलिसी के तहत, एक कामयाब पॉलिसी के तहत उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ जीसीसी कंट्रीज जिसके अंदर बहरीन आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरब और UAE आता है, इनके साथ ना सिर्फ खरीदारी की हद तक ताल्लुक बनाया बल्कि एक पार्टनर की हैसियत भी इन ममालिक के साथ ताल्लुकात में इख्तियार कर ली। मतलब इस्लाम की टीचिंग ये है कि आप यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ, काफरों के साथ मिलकर अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका दर्जा जो है वो जहन्नुम में मुनाफिकीन से भी नीचे होगा। दुख की बात यह है कि यूएई एक मुसलमान मुल्क होते हुए यहूदियों के साथ खड़ा हुआ है, यहूदियों की गोद में जाके बैठ गया। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान MBZ भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई, पाकिस्तान और पूरे पाक मीडिया में मातम छा गया। ये दौरा नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच लगातार मजबूत होते साझेदारी संबंधों में एक और अहम कदम माना जा रहा है। 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर के बाद वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार ने नए रिकॉर्ड बनाए, जहां साल के पहले 6 महीनों में गैर तेल व्यापार लगभग 37.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ 10 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और अरब लीग के विदेश मंत्रियों का दूसरा प्रमुख संवाद इसी महीने के अंत में दिल्ली में होने जा रहा है। 30 और 31 जनवरी को आयोजित ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता चरम पर है। गाजा संकट, ईरान इसराइल तनाव, लाल सागर में शिपिंग सुरक्षा की चुनौतियां और बदलते भूराजनीतिक समीकरण ने दुनिया में कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। इसी पृष्ठभूमि में भारत और अरब देशों की तरफ से आपसी संबंधों को नए आयाम देने, रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और आर्थिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश होगी। कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो है इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है, इन सवालों को हम पूछेंगे। और सवाल तो बहुत सारे पूछते हैं कि क्यों यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा भारत आ रहे हैं और इतनी स्ट्रेटेजिक लाइमलाइट में। तो सबसे पहले यही सवालों में जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और आप देखिए, एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है। क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं
वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे यमन और सोमालीलैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है, जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात ये भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। एक और एक चीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर पॉसिबल बम्बार्डिंग हो सकती है बाय अमेरिका एंड मोसाद, तो उसको भी लेके वो शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि उस समय हम दोनों की स्ट्रेटेजी कैसे रहे, कैसे यूएई अपने आप को पोजीशन करे, क्योंकि यूएई जो है वो भारत के जैसे ही कोई भी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता। वो वहां पर उन्होंने अमेरिका को बोल दिया है कि वो अपने जो एयर स्पेस है वो यूज करने नहीं देंगे। तो ये एक तरह से इंटरनेशनली जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और सबसे बड़ा बात है कि भारत और यूएई के बीच में अभी जो ट्रेड और डिफेंस और बाकी जो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की बात है, उसको और भी एक तरह से मतलब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा कुछ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, भारत और ईयू के बीच में जो अभी डील हो रही है उसको मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों वैसे ताल्लुकात नहीं बना सका जैसा कि भारत जो है वो इन ममालिक के साथ बना सका है? देखिए, खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं, जज्बाती ताल्लुकात हैं और सबसे भी बढ़कर ये है कि मजहबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को हमेशा से खलीजी ममालिक ने एक दिफाई तनाजुर में देखा है, सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से देखा है या फिर मजहबी हवाले से या मजहबी क़ुर्बत के हवाले से देखा है। और यही वो फ्रेमवर्क है जो खलीजी ममालिक पाकिस्तान की डेफिनेशन को वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने सिक्योरिटी ताल्लुकात तो रखते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान हमारा इक़्तिसादी पार्टनर भी बन सकता है? ये सवाल अभी तक ज़ेर बहस है और इस हवाले से खलीजी ममालिक पाकिस्तान को तरजीह भी नहीं देते हैं, वो इसके मुकाबले में भारत को तरजीह देते हैं।